हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में भाई मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 25 दिन 25 मैराथन की जो यार सीरीज चल रही थी ताबड़तोड़, ठीक है, तो उसके लगभग हमने क्या होता है कि लगभग हमने 18 डेज को कंप्लीट कर लिया था। क्या करो 18 डेज को कंप्लीट कर लिया था। और जो हमारा 18 डेज था तो उसमें हमने देखा था जो चैप्टर कृषि वाला एग्रीकल्चर वाला, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कवर किए थे। तो गाइज आज का जो हमारा होगा ना यार, आज का सबसे इंपॉर्टेंट डेज होगा। क्यों है? ठीक है, आप लोग वीडियो को शुरू से देखो, लास्ट तक का देखो, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तब आपको क्या होगा यहाँ पर पता चलेगा। इसलिए यार आपको ना डे 19 आपको बिल्कुल कंपलसरी देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आपको नई जानने वाली मिलेगी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले देखो इस मतलब डे 19 को शुरू करने से पहले ना आपको इसमें कुछ बातें बता दूं कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर है। सबसे पहले तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा ना, डे 19 में ये पूरा का पूरा प्रॉपर क्या होगा, वन शॉट होगा। और वन शॉट में देखो क्या होगा, इस 19 डेज में क्या होगा, जो आपका औद्योगिक वाला चैप्टर है वो, और प्लस में जो व्यापार वाला चैप्टर है वो, दोनों के दोनों जितने भी मतलब वैसे ही दोनों चैप्टर के काफ़ी शॉर्ट चैप्टर है, मतलब काफ़ी छोटे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया। तो इसलिए आपका जो डे 19 होगा इसमें चैप्टर आपका 4 भी रहेगा और चैप्टर 5 भी रहेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को यार आप कहीं भी इसको नोट बना के लिख लेना। ठीक है, तो अब इसमें बता दूं कि देखो जो डे 19 होगा इसमें हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग है, रिलीवेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई 25 दिन 25 मैराथन में जब आप टॉपिक को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, सवालों को लगाओगे, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट के ऊपर बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा डे 19 है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो कंसेप्ट शुरू होता है, मैंने कहता ना कि अगर आपको चीज़ें समझना ना तो रटना नहीं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। क्या करो, चीज़ों को समझ सकते हो, लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा क्या है कि 1956 की औद्योगिक नीति। अब यार ये देखो जो क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर का, कह रहे हो ये क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर का है। तो कह रहे कि 1956 में जो औद्योगिक नीति अपनाई गई थी उसकी विशेषताएं बताइए, या फिर आप 1956 की औद्योगिक नीति के आप वर्णन करिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो पहली पंचवर्षीय योजना हमने कब बनाई थी, तो आपको सर आपका जो 1 अप्रैल 31 मार्च को 1951 में खत्म कब हुई थी, आपका खत्म कब हुई थी 31 अप्रैल, ठीक है, 31 अप्रैल 1956 में। आप देखो क्यों, क्योंकि पहला हमारा जो 5 साल का जो प्रोग्राम था उसको किस पे काम करना था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और फिर हम दूसरे स्टेप पे जब आए 1956 में, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने शुरू की, तो वहाँ पर ही हमने क्या कर दी, पहले औद्योगिक सेक्टर को, मतलब हमारे अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरे पूरे उद्योग को नष्ट कर दिया था। तो इंडस्ट्री सेक्टर को बेटर करने के लिए, सुधारने के लिए हमने एक नीति बनाई, कह रहे कि 1956 की औद्योगिक नीति। और भाई इस नीति को ना यार बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखना अपने रिवाइज में। अगर आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ज़्यादा इसको महत्व देना। क्यों? क्योंकि पेपर में आने के मतलब चांसेस इसके हैं। क्या करूँ मैं, इस टॉपिक के आने के चांसेस है। जिस टॉपिक को मैं ज़्यादा फोर्स करूँ ना यार, आप कह रहे हो कि उतना अगर लगाओगे ना तो पेपर में आप कह रहे हो कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो देखो 1956 में औद्योगिक नीति की 3 विशेषता थी। पहला कह रहा है कि उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग और औद्योगिक रियायतें। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो कि जब हमने पहले 5 साल एग्रीकल्चर के पे काम किया था, अब जो हमारा नेक्स्ट मूव था वो किस पे था, इंडस्ट्री सेक्टर को रिफॉर्म करना, उसमें परिवर्तन लाना, उसको सुधारना। तो सुधारने के लिए हमने एक नीति बनाई। तो इस नीति में जो क्या पहला पॉइंट 3 मतलब उद्योग का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण दो। इसका मतलब क्या आता है, समझना ध्यान से आप लोग, कि हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको 3 में बांट देगा। क्या करूँ मैं यहाँ पर, उसको 3 श्रेणियों में बांट देगा। अगर हम बात करेंगे जो पहली श्रेणी थी, जिसमें हमारे देश में जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती थी उसको किसने अडॉप्ट कर रखी थी, उसको गवर्नमेंट ने कर रखी थी। ठीक है सर, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में। दूसरे इसमें क्या लिखोगे कि जो तीसरा मतलब दूसरे इसमें क्या बात कही गई थी कि जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्री होगी उसको कौन सा होगा, उसको प्राइवेट लिमिटेड ने, मतलब निजी क्षेत्र ने ले रखे थे। इसके अलावा क्या था, तीसरा जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है इसमें कि दोनों, मतलब कुछ और ऐसे थे जो उभर रहे थे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम कर रही थी। तो आप लोग इसको हेडिंग बना के लिखोगे कि मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या होता है कि उद्योग को 3 हिस्सों में बांटा गया था। जो सबसे बड़े उद्योग थे उसको सरकार के द्वारा रखा गया था अंडर में, और जो थोड़ा सा छोटे थे उसको प्राइवेट सेक्टर ने, और तीसरा मतलब क्या था, जो शुरुआत कर रहे थे उसको गवर्नमेंट और प्लस में प्राइवेट। लेकिन यहाँ पर जो प्राथमिकता किसकी होती थी, गवर्नमेंट की। तो ये चीज़ आप इसके अंदर बता दोगे। ठीक है,
दूसरा टॉपिक हमारा क्या कह रहे हैं, देखो औद्योगिक लाइसेंसिंग। देखो अब ये क्या थी, हमारी जो 1956 की नीति थी उसकी दूसरी विशेषता थी। इसमें देखो क्या बताया गया था, ध्यान सुनिएगा। इसमें ये बताया गया था कि अगर कोई भी नया एंटरप्रेन्योर है, अगर उद्यमी है, वो अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है किसी भी चीज़ की, ठीक है, अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, दो चीज़ इसमें याद रखना, ठीक है, अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इंडस्ट्री मतलब इस्टेब्लिश करने के लगाने के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट क्या होता होगा, औद्योगिक लाइसेंसिंग का मतलब क्या था कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो किसी की भी चाहे छोटी बड़ी, तो उसको लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, ठीक है। दूसरा करें यहाँ पर कि दूसरा, अब देखो लाइसेंस तो ले लिया आपने, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्शन को मतलब अगर आप अपने प्रोडक्शन को लेवल अप करना चाहते हो, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी क्या था, आपको भाई लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये 1956 की नीति की दूसरी विशेषता थी। पहला क्या था कि अगर आप उद्योगों की स्थापना करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाओगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये दो बातें इसके अंदर कही गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखो, तीसरा पॉइंट में क्या कहा गया था, देखो तीसरे पॉइंट में ये बताया गया था औद्योगिक रियायतें। रियायतें वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, छूट होता है, किसी को सब्सिडी देना। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी वगैरह पे, या फिर दिल्ली में जो केजरीवाल उन्होंने क्या पानी के बिलों पे, पानी को लेकर बिजली के बिलों पे सब्सिडी देते हैं, तो उसी को छूट कहते हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या कहा गया था कि अगर कोई भी, ठीक है, नया उद्यमी आ रहा है तो जो टैक्स वगैरह होगा उससे टैक्स कम लिया जाएगा, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होगी, मतलब जो यहाँ पर जो बिजली यूज़ होगी, तो बिजली का जो रेट होगा ना, उससे जो बिजली के चार्जेस होंगे ना, उससे क्या होगा, उससे कम रेट पे दिया जाएगा, मतलब कम रेट से उसको चार्ज किया जाएगा। बात यहाँ तक, मान लो जैसे बाकी जो 15 रुपये यूनिट दे रहे हैं, तो जो नए होंगे तो उनसे क्या लगेगा, 8 रुपये 10 रुपये लिया जाएगा। तो ये बात किस में, औद्योगिक रियायतें में। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो जो हमारा मतलब टॉपिक होता है, अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो कह रहा है कि औद्योगिक विकास। पहले मैंने कहा था नीति बना दी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो कह रहा है कि एक सीरियल वाइज होना, कि कैसे कैसे कंटेंट को हमें पढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ों को रिकॉल करना है। दूसरा क्वेश्चन मतलब टॉपिक क्या कह रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र, कह रहे हैं कि औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है कि जब हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री को आगे डेवलप कर रहे थे, तो उस समय जो गवर्नमेंट जो मतलब पब्लिक सेक्टर था, जो सार्वजनिक सेक्टर था, उसने किस प्रकार अपना रोल प्ले किया था, किस प्रकार उसने अपना रोल प्ले किया था। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका टॉपिक पूछा आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका भाई 3 पॉइंटों में आंसर को आपको समेट देना, आपको आंसर को लपेट देना, ठीक है। पहले कह रहे हैं पूंजी का अभाव। देखो जब हम भाई स्वतंत्र हुए थे, कह रहा हूँ अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है। और यार कह रहा हूँ कि वीडियो को ना इतना ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ना, हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचा दो, ताकि वो क्या है कि जो हमारा एग्जाम होने वाला मिड टर्म का, उसमें बैठ के वो बहुत अच्छा स्कोर कर सके, कम समय में ज़्यादा स्कोर, ठीक है। बात ये इसकी क्या स्पेशलिटी है। देखो दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे पूंजी का अभाव। देखो जब हमारे यहाँ पर क्या इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी, तो वहाँ पर क्या होता कि हमारे यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मतलब पब्लिक सेक्टर नहीं थे, कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा एक अमाउंट क्या होता है कि वहाँ पर लाके दे दे, जिससे हम इंडिया के इंडस्ट्री सेक्टर को पूरी तरह से दोबारा कर सकते, दोबारा मतलब उसको खड़ा कर सके। बात यहाँ तक क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने बर्बाद किया था। आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था सारे टॉपिक किस किस तरह से उन्होंने हमारी हस्तकला को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मतलब पूंजी का जो अभाव था, मतलब पूंजी का अभाव को खत्म करने के लिए हमें किसकी महसूस, मतलब हमें क्या महसूस किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र को यहाँ पर आना चाहिए, और उसके द्वारा क्या होना चाहिए, एक बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट क्या होगा यहाँ पर मतलब एक तरह से इन्वेस्टमेंट लागू किया जाएगा, और जिससे क्या होगा कि पूंजी की जो अभाव की समस्या क्या हो जाएगी, वो पूरी तरह से क्या होगी, निपट जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि निवेश की प्रेरणा। अब देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल मतलब खत्म हो गए पॉइंट पे आ चुकी थी, तो वहाँ पर क्या ऐसा देखा गया था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी बाहर से नहीं आ रहा था, या फिर हमारे इंडिया में जो लोग थे, छोटी मोटी इंडस्ट्रियाँ थी, वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर भी हमें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं मतलब एक सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के द्वारा क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या इन्वेस्टमेंट डाला जाएगा, जिससे लोगों को बाहर प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेशन मिले, और तब जाके यहाँ पर आए, तो वो क्या कहलाता है, निवेश की प्रेरणा, ठीक है।
और यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट करेगी सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। अब देखो यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर देखो हम क्या करेंगे, काम करेंगे, अगर हम प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट के पर्पज से अगर काम करेंगे ना तो हम आगे तक नहीं जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब ग्रोथ करनी है, क्या करो, हमें ग्रोथ करनी है, लेकिन किसके साथ, सामाजिक न्याय के साथ, कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, एक इक्वलिटी का जो व्यवहार होना चाहिए, उसके द्वारा अगर हम करेंगे तो हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर होगा काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक होते हैं। देखो तीसरा जो टॉपिक होता है वो भी हमारा किससे रिलेट करता है, वो भी हमारा चैप्टर मतलब 4 से उद्योग वाले चैप्टर से, कह रहे कि छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई एक नया कंसेप्ट आता है कि जो इंडस्ट्री थे उस समय क्या 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहले क्या थे, बड़े पैमाने के उद्योग, दूसरा क्या छोटे पैमाने के। अब छोटे पैमाने के उद्योग ठीक क्या होते हैं, सिंपल बात है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियाँ होती है जिनमें मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा अमाउंट की निवेश की वगैरह जरूरत होती है, या फिर आप कह सकते हो जो कहने हैं मतलब छोटे अमाउंट के साथ जिसमें कम एम्प्लॉयमेंट के साथ चल सकती है। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता, मान लो उस समय जो हमारे यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, स्केल, ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, भाषा तक छोटे पैमाने के उद्योग, अगर ये होते थे तो इनकी क्या क्या विशेषता होती, 3 नंबर का कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले कह रहा है श्रम गहन और रोजगार परक होना। ठीक है, ये यार बहुत स्पेशल मतलब इसकी विशेषता है कि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं ना वो क्या होते हैं, श्रम पर आधारित होते हैं। मतलब अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर छोटी मोटी इंडस्ट्री है तो वो ज़्यादा क्या पैसा मशीन वगैरह यूज़ करेगी, ज़्यादा वो श्रम को यूज़ करेगी। तो सिंपल बात है क्या करेगी, वो श्रम का ज़्यादा यूज़ करेगी, और जब श्रम का यूज़ करेगी तो लोगों को क्या होगा, रोजगार भी मिलने की अपॉर्चुनिटी या लोगों को रोजगार प्राप्त होने के अवसर क्या वहाँ रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो पहला बता दोगे कि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो श्रम पर आधारित होते हैं, जबकि बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो क्या पूंजी पर आधारित होते हैं। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट करें लचीलापन होता है और यहाँ पर समानता परक होते हैं। देखिए ये जो छोटे मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या फ्लैक्सिबिलिटी होती है। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब मान लो आपने कोई इंडस्ट्री शुरू करी, ठीक है, बाई चांस मान लो आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया था, बस आपने किसी की सलाह वगैरह पर किसी ने आपको बताया कि आप ऐसा काम करिए तो आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो ज़्यादा आगे तक रन नहीं कर पाए, ख़त्म हो गई। क्या आप दोबारा शुरू कर सकते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो ये थोड़ा बहुत नुकसान होने का मतलब क्या है कि जो छोटे पैमाने के उद्योग इसमें क्या होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और ये क्या होता है, समानता परक होते हैं। मतलब ये आपस में अलग अलग जगह पर रह के एक साथ क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट करें यहाँ पर अल्प निवेश तथा साम्य परक होना। देखो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं यहाँ पर क्या होता है, इनको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है कि एक अल्प निवेश की मतलब एक कहते हैं बहुत छोटे अमाउंट को, मिनिमम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है जिससे एक इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। इसके अलावा इन्हें मतलब कह सकते हो कि इन्हें क्या होता है कि हम कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कह सकते हो यहाँ इनका जो मार्जिन वगैरह कह सकते हो वो काफ़ी, फिर इनका जो एक तरह से कहते हो ना इनका जो लेवल होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो ये क्या आते हैं हमारे छोटे पैमाने का उद्योग। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो अभी हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं ये तीनों टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर कौन से, उद्योग से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो अगर समझ में आ तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल भी आपको रोकना नहीं है। हमारे कितने थे पॉइंट कवर हो गए थे। अब इसके बाद देखो हमारा कह रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो होता है उसके कुछ टॉपिक्स होते हैं। कह रहे कि आयात प्रतिस्थापन नीति क्या होती है। देखो आयात प्रतिस्थापन नीति सिंपल सा कैसे तो वह नीति होती है, क्या करूँ, वह नीति होती है, ठीक है, जिसका सीधा सा मतलब क्या था ना कि उस समय हम जब स्वतंत्र हुए थे तो उस समय हमारे जो दिग्गज नेता थे उनका ऐसा मानना था कि हमें ऐसी कोई पॉलिसी बनाना जो हमारे इंपोर्ट को क्या ख़त्म कर दे, मतलब बिल्कुल डिक्रीज कर दे। तो उस समय क्या हुआ कि एक नीति बनाई गई जिसको आयात प्रतिस्थापन नीति कहा गया था। इसका सीधा सा मतलब क्या था, कि जो भी हम बाहर से विदेशों से जो भी चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन क्या करेंगे, हम
अपनी इकोनॉमी के अंदर करना शुरू कर दिया था। तो उसी को क्या नाम दिया गया था, मतलब कह सकते हो यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन नीति। एक चीज़ याद रखना भाई, इसी नीति को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। इसमें भी सेम बातें वही लिखी थी कि इनका मतलब क्या था कि जिन चीज़ों का, जिन गुड्स और सर्विस का हम बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, उन्हीं चीज़ों को अब क्या करेंगे, हम भारत के अंदर क्या करेंगे, उनका मतलब लो लेवल पे कह सकते हो, छोटे लेवल पे उनके प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्या कहा गया था यहाँ पर, मतलब इसको आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो आयात प्रतिस्थापन नीति। समझ में आ रहा होगा। तो अगला हमारा जो कंसेप्ट कहता है निर्यात प्रोत्साहन नीति। ये निर्यात प्रोत्साहन इसके दोनों अपोजिट थे। अब देखो हमने क्या होता, बाहर से सामानों को मंगाना कम कर दिया था, उसके लिए हमने एक पॉलिसी को लगा दिया था। दूसरा कह रहे कि अब हमने एक नीति बनाई थी कि जहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने सामान को बनाएंगे इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इसका मतलब क्या था कि बाहर से इम्पोर्ट को ख़त्म करना। तो अब जो हमारी डिमांड होगी इम्पोर्ट को लेकर, उसको हम अपने इकोनॉमी के अंदर बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, हम दूसरे देशों के साथ क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कहने के जो भी हमारे देश की चीज़ों को बाहर के देशों के साथ क्या करना, उनको बेचना, जिससे क्या होता था कि हमारे यहाँ पर क्या हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या वृद्धि हो। तो कहने कि हम अपने जो एक्सपोर्टर्स, जो हमारी आइटम्स होती थी, जो गुड्स होती थी, उसको हम क्या करते थे, ज़्यादा प्रमोशन करते थे, मतलब प्रोत्साहन देते थे। तो उसी नीति को ही क्या कहा गया था, निर्यात प्रोत्साहन नीति। सिंपल बात है, जिसमें एक्सपोर्ट को ज़्यादा क्या प्रमोट करना। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगला देखो टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, कह रहा है इसी टॉपिक से कह रहा है कि अच्छा जो हमने नीति अपनाई थी आयात प्रतिस्थापन या फिर आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, इसके अच्छे एवं बुरे प्रभाव क्या है, इसके अच्छे एवं बुरे प्रभाव क्या है, ये आप लोग मेरे को बताइए। ठीक है, तो देखो इसके अच्छे बुरे प्रभाव क्या, पहला कह रहे कि अच्छे बुरे प्रभाव। तो देखो जब हमने ये नीति अपनाई ना, इससे हमें पहला फायदा क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन हुए। अब संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ पर कि जो इंडस्ट्री सेक्टर थे, धीरे धीरे उनमें उनकी संख्या में क्या होना, इंक्रीज होना, धीरे धीरे उनकी संख्या में क्या वृद्धि होने लगी। और वृद्धि होने के साथ साथ क्या था कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन क्या था, धीरे धीरे क्या होता था, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा कह रहा कि औद्योगिक समृद्धि की विविधता। अब औद्योगिक समृद्धि की विविधता का मतलब क्या था कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था, तो उसी के अंदर क्या होने लगा कि जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की जो कंपनियां हो गई, वो धीरे फर्म हो गई, वो धीरे धीरे क्या हो गई, धीरे धीरे आगे ग्रो करने लगी। तो वो हमारा क्या था, औद्योगिक समृद्धि की विविधता। तीसरा पॉइंट करें घरेलू निवेश के व्यापक अवसर। ठीक, घरेलू निवेश के व्यापक अवसर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने ये देखा, नीति अपनाई, तो इससे क्या हुआ कि हमारे कह सकते हो कि हमें क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने इंडिया के अंदर, अपने इकोनॉमी के अंदर ही रह के क्या कर सकते हैं कि मतलब निवेश कर सकते हैं। और निवेश करने के बाद क्या, हम एक छोटी मोटी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये क्या हमें इससे फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, ये हमें इससे फ़ायदा हुआ। अगर हम बात करेंगे इसके नुकसान की, तो देखो नुकसान भी हमें काफ़ी हद तक हुए थे। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ भी हमें फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी। तो नुकसान हमें क्या देखने को मिला, कह रहे कि अकुशल सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर जो इंडस्ट्री को ग्रोथ कर रहे थे ना, तो ज़्यादा जो हमने प्रायोरिटी दी थी ना, वो किसको दी थी, मतलब वो अकुशल सार्वजनिक क्षेत्रों का, मतलब जो हमारे पब्लिक सेक्टर था ना, उसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। और प्रायोरिटी देने के बाद क्या हो गया, हमने उसके पीछे के मतलब वो आगे हम संख्या को बढ़ाए जा रहे थे, हम उसके बैकग्राउंड को चेक नहीं कर रहे थे। और जिससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे को ये दिक्कत आ गई। कुछ ऐसे इंडस्ट्री थी, पब्लिक थी, लेकिन वो क्या थी, पूरी कह सकते हो वो एक तरह से अकुशल थी। क्या थी वो, पूरी तरह से अकुशल थी, मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को आगे वो नहीं बढ़ा पाती। ये हमें क्या बुरे प्रभाव हुए। दूसरा करें यहाँ पर देखो, अब सिंपल ही बात है कि जब हम विदेशों के साथ टक्कर करेंगे नहीं, उनसे चीज़ें मंगाएंगे, कॉम्पिटिशन होगा क्या, नहीं। तो जैसे हमने आयात प्रतिस्थापन या आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति अपनाना, तो हमारा जो कॉम्पिटिशन था ना, वो पूरी तरह पूरी क्या हो गया भाई, उस पर ख़त्म हो गया। वो पूरी का पूरा क्या होगा, उस पर अभाव, मतलब एक तरह से बिल्कुल ना के बराबर रहा। तीसरा पॉइंट क्या करें, सार्वजनिक क्षेत्र का अंधाधुंध विस्तार। अब देखो यहाँ पर हमने बात तो क्या दी थी, हमने जुबान तो दे दी थी कि इंडस्ट्री सेक्टर को सुधारने के लिए हमने बहुत सारे नियम कराए, बहुत सारी नीति बनाई। लेकिन यहाँ पर क्या था ना, हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, हमारे देश के नेता उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते। अब जिस कारण क्या होता, बस वही की प्रायोरिटी थी कि बस पब्लिक सेक्टर का क्या था, उन्होंने नारा लगाना शुरू किया था, जिससे क्या सार्वजनिक क्षेत्रों का अंधाधुंध विस्तार हुआ। और जब सार्वजनिक क्षेत्रों का लगातार विस्तार हुआ, तो उनके कार्यों में क्या हो गया, भ्रष्टाचार, असमानता,
चोरी चकारी, ऐसी सारी प्रॉब्लम वहाँ पर क्या हो गई, देखी गई। तो ये क्या आते हैं हमारे आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के बुरे प्रभाव। और थोड़ा सा देखो 2 टॉपिक इस चैप्टर में और आपके पूछेंगे इस बार के जो इसमें ऐड किए गए। कह रहा प्रशुल्क नीति क्या होती है, दूसरा करें यहाँ पर कोटा या फिर गैर प्रशुल्क नीति। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगी, प्रशुल्क नीति का मतलब क्या था कि अब यहाँ पर जिन भी चीज़ों का क्या होगा कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे। देखो अब जिन भी चीज़ों का हम इंपोर्ट करेंगे ना, तो उनकी इंपोर्ट की जो रेट होगी ना, उन पर जो टैक्स वगैरह हो ना, तो उस टैक्स को क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा लेंगे। क्या करेंगे, उसको ज़्यादा लेंगे। लेकिन वही इसका अपोजिट कर दिया गया सरकार के द्वारा कि कोटा, मतलब हम, क्योंकि हमें क्या था अपने प्रोडक्शन को, अपने यहाँ के प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना था, तो कहने की जिन चीज़ों को हम इंपोर्ट करते थे उनके ऊपर क्या कर देगा, भारी से भारी टैक्स को लगाया गया। भारी से भारी क्या होगा, टैक्स। आप सिंपल प्रशुल्क नीति, ठीक है, प्रशुल्क नीति वह नीति होती है जिसमें आयातित वस्तुओं पर क्या होता है, भारी मात्रा में या भारी मात्रा में भारी कीमतों पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को लगाया जाता है। दूसरा कि यहाँ पर कोटा, गैर प्रशुल्क नीति क्या होती है या फिर कोटा क्या होता है, कोटा नीति वह नीति होती है जो वस्तुओं से, मतलब वस्तुओं के जो आयात होते हैं, जो मतलब जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं तो उसकी मात्रा को क्या कर देती है, वहाँ पर वो फिक्स कर देती है, वहाँ पर मतलब एक स्थिर कर देती है। तो ये क्या आते हैं हमारे यहाँ पर कोटा विधि। तो गाइज अगर आपको बता दो यार, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी यार कमी ना करो, मतलब कमी नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा होता है क्या 25 दिन 25 मैराथन का जो डे हमारा पूरी तरह से क्या होता है 19, ये भी पूरी तरह से क्या होता है भाई कंप्लीट होता है। क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और अब जो हम मिलेंगे डे 20 में यार, उसमें एक बहुत धाकड़ चैप्टर होगा, वो लोग यार आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर